यस सर। यस सर। ओके फाइन। गाइस हमने लास्ट टाइम हमने क्या किया था? और टाइमिंग बता दो। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीट नहीं हुए थे, कुछ बाकी थे और कुछ हमने किए थे, है ना? तो कौन कौन से किए थे एक बार रिवाइज कराओ। कुछ नए फ्रेंड्स है, शायद उनको ये चीज थोड़ा सा अनफैमिलियर लगे, लेकिन हमने लास्ट टाइम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है? आप भी नहीं हो ना? आप फिर आप नहीं थे, आप नहीं थे, आप अभी के लेक्चर में हो तो जो कर रहे हैं ना, भी पढ़ाई कर रहे हो ना आप लोग लेक्चर में, है ना? तो लास्ट टाइम हमने कौन कौन से लास्ट टाइम हमने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, आप बताएंगे? बताओ लास्ट टाइम हमने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था? इसी चालू है, एशियन तक कंप्लीट हो गया था, अभी चालू किया। लास्ट टाइम हमने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, आप बताएंगे? बताओ। WHO, कोई एक बताएंगे, कोई एक बताएंगे। WHO, WTO, या हाँ, NATO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इतनी बात की थी, ठीक है? एक बार जल्दी दिखाना, राइट? हमने इतनी सारी बात की थी, टोटल कितने 7-8 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है ना, 7-8 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। आज क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे और 7-8 पढ़ लिए, प्लीज मेक इट साइलेंस, और 7-8 पढ़ लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे आज फिनिश हो जाए। अगर 14, 16, 17 और मेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात कर ली, तो एक दो छूटेंगे, एक दो यहाँ वहाँ रहेंगे, दैट यू कैन कवर बाय योरसेल्फ, ठीक है? लेकिन मेजॉरिटी ऑफ तो हम चीजों को कवर करते हैं, राइट? हमने अभी नए कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आप उसके बारे में पहले लिख लें, फिर मैं आपको बताऊँ, ठीक है? हम मैं बताऊँ। और इन केस अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिपीट करूँ तो आप मुझे बता देना कि सर आप लिखेंगे, पहले नाम लिख लो कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप एयरफोन यूज करेंगे क्या? आवाज ना ज्यादा नहीं आ रहा है, मतलब आवाज ज्यादा नहीं आ वॉइस रहा है? कम है। अगर आप एयरफोन यूज करेंगे तो अच्छे से आएगा, मतलब ईयरफोन यूज करना, फिर फिर किसी और में कनेक्ट करो, आएगा आएगा, आपको धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी, आएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है एक्सेप्ट, बट आएगा। वॉइस स्लो आ रही है सर। आई एक्सेप्ट, बट ठीक है, आएगा, तो थोड़ा सा वेट करना है। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लिखेंगे, WHO लिखा दिया था, अगर कभी मेरा डबल हो जाए तो मुझे बता। G4, अगर मैं सर वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है सर। चलते रहते हैं। G4, वॉइस नहीं आ रहा है अभी, ऑनलाइन अभी आवाज आ रही है आपको? अभी क्लैरिटी आ रही है? यस सर। अभी ओके है? ठीक, ओके फाइन। ऑफलाइन प्लीज मेक ए साइलेंस, प्लीज मेक ए साइलेंस। अभी लिखेंगे, कहाँ पे हम थे? ILO, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, पूरा मैं नहीं बताना।
उसके बाद लिखेंगे IEA, IEA, IEA। SCO के बारे में बताया मैंने? नहीं बताया। SCO बताया, शंघाई कॉर्पोरेशन। ओके ठीक ठीक, तो बता दो। IUCN, IUCN उनसे कॉपी कर लेना। IUCN, IU यूनाइटेड वाला U and CN, IUCN। IUCN। नेक्स्ट लिखेंगे NIA and CBI, NIA and CBI। G4, G7, G20 के बारे में बताया ना। BBIN, BBIN, BBIN। नाबार्डा, नाबार्डा, सिडबी, और एक क्लास में लिखेंगे IR DAI, IR DAI, IR DAI। टोटल अभी कितने ऑर्गेनाइजेशंस हमने लिखे हैं? 12 लिखे हैं ना। ठीक है, मुझे एक एक करके सभी के नाम बताओ। G4, G7, प्लीज मेक ए साइलेंस। पीछे से कोई बताएगा IE के आगे क्या लिखा है? ऑनलाइन ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. Okay. NIA and then then ऑलमोस्ट कितने हो गए? 12 हो गए। Okay, फाइनल। These are total 12 organizations। और पहले हमने पढ़े थे 7-8, है ना? 9, जो भी है मिला जुला के 20 ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगे। और ये वो 20 ऑर्गेनाइजेशंस है जो आप कुछ लोगों को 8 पढ़ाया था, कुछ लोगों को 5 पढ़ाया था, किसी बैच में 1-2 ज्यादा हुआ था। उसके आगे का हो जाएगा, डोंट वरी। हम अभी देखते हैं कि हमने क्या किसी में एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था, क्योंकि क्या होता है हर बैच में कभी कुछ 1-2 आगे पीछे हो गए, राइट? उसको हम कवर कर लेंगे। सो अभी हम ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस
हमारे इंटरनेशनल जितने भी मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जरूरत अगर एक दो कहीं यहाँ वहाँ, देखो ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे दुनिया में 200 ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन 200 ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उतना तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना तो हम पढ़ ही नहीं सकते, है ना। एग्जाम के लिए सिर्फ वही पढ़ते बैठे। आपको 15 से 20 मेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको कवर कर दिया। इट मीन्स अब इसके बाद अगर पिक्चर में कोई नया ऑर्गेनाइजेशन आता है, वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपके एग्जाम तक कोई नया ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा 1-2 महीने या 4 महीने के अंदर। अगर आता है तो आप उसको पढ़ लेंगे, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट। क्लियर है? ओके, डन। अब यहाँ पे बात आती है जब हम सभी को ऑफलाइन को आवाज आ रही है वहां से, ऐसी चीज तो बंद कर देंगे, अभी मौसम ठंडा हो जाएगा, बहुत साउंड कर रहे हैं। इफ यू वांट सो, फैन का आवाज है, फैन बंद कर दो। एसी चालू है ना, फैन बंद। हाँ ये सही है, वो भी बंद कर दो। इसका बहुत आता है ना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने के लिए हमें चार चीजों के बारे में जानना जरूरी है। वो चार चीजें कौन कौन सी है? फर्स्ट, कौन कौन सी चीजें हमें जानना जरूरी है? चार चीजें। फाउंडिंग ईयर, सेकंड हेडक्वार्टर, थर्ड मेंबर्स, फोर्थ ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने के लिए ये चार चीजें हमें आनी चाहिए। अगर ये चार चीजें हमें आ रही है, आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी से रिलेट होके आएगा, इसके बाहर जाने वाला नहीं है। और ये चार चीजों के बारे अभी हम इन सभी को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, G7 के बारे में बताया है। कितने लोग को बताया G7 के बारे में? पहले रेज करो। G7 बस 2 लोग को बताया, बाकी लोग को नहीं बताया ना। ठीक है, तो बाकी लोग G7 के बारे में लिखेंगे। ये G4 को मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि G7 G4 के साथ रिलेटेड है। पहले आप G7 के बारे में लिखेंगे, G7 के बारे में लिखेंगे। G7 के बारे में आप जाएंगे, वहां पे लिखेंगे। ये सब क्या होता है देखेंगे। जो G7 है, G20 है, G4 है। G मतलब होता है ग्रुप ऑफ 4, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 20। मतलब उस अगर ग्रुप ऑफ 4 है मतलब उस देश में 4 कंट्रीज है। ग्रुप ऑफ 7 है मतलब उस इस ग्रुप में कितनी कंट्रीज है? 7 है। ग्रुप ऑफ 20 है तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कंट्रीज है? 20। ये बात क्लियर है? आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ 7, इफ यू वांट सो, कंफ्यूजन से दूर होना चाहते हैं तो ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, इसके अंदर आप पहले बेसिक्स लिखे, इसके मेंबर्स, हेडक्वार्टर्स लिखे, और ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ। मेंबर्स लिखेंगे G7 के, यूएस, यूके। ऑनलाइन किसी का साउंड आ रहा है, प्लीज ऑफ कर लेंगे। यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। 7 हो गए। ये क्या है? मेंबर्स। दूसरा है, इसका फैक्ट लिखेंगे, इट वाज फॉर्म्ड इन 1975। इट वाज फॉर्म्ड इन 1975। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इट हैज नो फॉर्मल हेडक्वार्टर। कोई इसका फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है। इट हैज नो फॉर्मल हेडक्वार्टर। ओके, अब बचा ऑब्जेक्टिव, और हर एक का ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वो सबसे मेन फंड है। सी नोइंग द फैक्ट्स लाइक कि कौन से साल में आया, कब आया और कौन मेंबर है, इट्स ए सिंपल थिंग, बट द पॉइंट इज दैट कि वो आया ही क्यों, वो पिक्चर में आया ही क्यों, उसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, हुआ क्या था डियर फ्रेंड्स, 1975 में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ। सभी ध्यान से सुनेंगे ऑनलाइन में। 1975 में जब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ था 19, ये जो 7 लोग हैं 1975 में, ये वर्ल्ड की लार्जर इकोनॉमीज थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी 7 इकोनॉमीज थी। आपने इसमें चाइना का नाम नहीं सुना होगा, रशिया भी नहीं है,
रशिया पहले था, रशिया को निकाल दिया गया, पहले G8 था, ये पहले G8 था, रशिया को 2014 में निकाल दिया गया, कुछ उसने गलत किया, इन लोगों को पसंद नहीं आया तो इन्होंने निकाल के G7 कर दिया। तो इसमें रशिया था, लेकिन चाइना 1975 में कोई लार्जर इकोनॉमी नहीं था। चाइना का जो रिफॉर्म हुआ है वो 1989 के बाद चालू हुआ, मतलब वो 20-30 साल में चाइना इतना तेजी से बढ़ गया है, उसके पहले चाइना वॉज नथिंग, वो भी हमारे जैसा नॉर्मल था, क्योंकि हम दोनों कहीं ना कहीं 1-2 साल आगे पीछे ही आजाद हुए थे, वो भी पहले कॉलोनीज ही था किसी का। तो चाइना भी उतना आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे चाइना में कम्युनिस्ट था, ऑथोरिटेशन राज था, तो अपने बल के दम पे उन्होंने जो चाहा वो कराया, राइट। इंडिया में डेमोक्रेसी थी तो हम स्लो जा रहे हैं लेकिन अच्छे से जा रहे हैं, फाइन। अब क्या हुआ था 1975 में, ये सातों लार्जर इकोनॉमिक्स थी वर्ल्ड, इन्होंने बोला यार देखो ये सातों के पास इतना पैसा था कि वर्ल्ड का मोर देन 50% ट्रेड ये 7 कंट्रीज ही करते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम सभी बैठे हैं उसमें से सिर्फ ये 4-5-7 लोग ये हैं जो हम सभी के ऊपर कहीं ना कहीं राज कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये सातों ने बोला यार देखो क्या करते, हम सातों अपन मिल जाते और मिल के दुनिया के ऊपर राज को कर रहे और अच्छे से करेंगे, बिकॉज अगर हम सभी यूनाइट हो गए, कल को हमारे अगेंस्ट अगर कोई खड़ा होने वाला रहेगा या होने की कोशिश करेगा, तो अगर यूनाइट रहेंगे तो दबा देंगे ना उसको, और अगर नहीं रहे तो फिर कल को निकल सकता है। ये सातों ने बोला भाई आज के जमाने में हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज है और आई थिंक द राइट टाइम हैज कम टू हम G7 को फॉर्म करें। इन्होंने फिर यहाँ पे बनाया G7। G7 किस लिए बनाया पता है? G7 बनाया कि हम जो अपनी इकोनॉमीज है, हमारी आपकी जो 7 लोगों की इकोनॉमीज है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर किसी को जरूरत पड़ी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और सातों मिलके वर्ल्ड के ऊपर कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट डालेंगे। बात समझ में आई? इसलिए G7 बनाएगा। मतलब 1975 में इटली, आज के जमाने में इटली वर्ल्ड की इकोनॉमी है लेकिन उतनी बड़ी नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1975 में। तभी इटली था पिक्चर में, तभी राइज हो रहा था, लेकिन आज के जमाने में इटली उतना राइज नहीं हो रहा है। अब इंडिया आ गया है, अब चाइना आ गया है, अब सिचुएशन बदल गई है। ये समझ में आया? इसका हेडक्वार्टर नहीं है, ये 7 लोग अलग अलग जगह पे हर साल कहीं ना कहीं मिलते हैं। लाइक इस बार जैसे यूएस ने बोला आप हमारे यहाँ पे मीटिंग कर लो, अगले साल बोलेगा इटली बोलेगा हमारे यहाँ पे आ जाओ, दूसरी कंट्री बोलेगी हमारे यहाँ पे आओ, लाइक दिस वे। ठीक है, इनका कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हेडक्वार्टर इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। मेंबर मैंने आपको बता दिया, फॉर्म कब हुआ था? 1975 में। और क्यों हुआ था मैंने आपको बताया, टू इम्पैक्ट और टू रूल ऑन द वर्ल्ड गवर्नमेंट और द होल वर्ल्ड भाई सातों को मिलके। बात समझ में आया? क्योंकि ये सातों उस टाइम के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट, यू कैन से इनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत बड़ी थी। बात क्लियर है? डन? ओके। उसी के साथ ये पिक्चर, ये तो चलो मैंने कर दिया, हो गया। उसी के साथ अभी पिक्चर में आ रहा है G4। अब ये G4 कौन है आप लिखे, फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका रिलेशन G7 के साथ है। तो G4 के मेंबर के बारे में लिखे पहले, G4 के मेंबर के बारे में आप लिखे पहले, उसी के साथ इसका रिलेशन मैं आपको बताता हूँ। मेंबर्स, G4 के मेंबर्स के बारे में लिखेंगे। ब्राजील, जर्मनी, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान, इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ये फॉर्म हुए थे, इट वाज फॉर्म्ड इन 2005। इट वाज फॉर्म्ड इन 2005, 2005 में बने। ऑब्जेक्टिव क्या है लिखेंगे, these 4 countries, ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे these 4 countries support each other, these 4 countries support each other to get a
in United National Security Council. Sit. बैठने की जगह. To get a permanent seat. To get a permanent seat in United Nations Security Council, UNSC. United Nations Security Council. United Nations Security Council, UNSC. ठीक है? UNSC. Now, what the point is that इसके साथ इसको रिलेट उतना करने की जरूरत नहीं है, इसको G4 को समझने की कोशिश करो. मैंने आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ाया है, ठीक है? मुझे कुछ अलग ही आवाज सुनाई देता है. एक कॉल लगा जैसे मेरे को ऐसा लगता है आप आए ही नहीं. आई फील लाइक मैंने आपको यूनाइटेड नेशंस को पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था यू कैन कॉल यूनाइटेड नेशन इज अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, ठीक है? उसमें सभी मेंबर हैं, राइट? लेकिन सारे मेंबर तो है यूनाइटेड नेशंस के 192 कंट्रीज, बट उसमें से 5 लोग परमानेंट मेंबर्स हैं. वो 5 कौन कौन से हैं? जिनको कहा जाता है P5. P5 मतलब होता है परमानेंट मेंबर्स. आप लिखेंगे यूनाइटेड, उसी में लिखेंगे यूनाइटेड नेशंस परमानेंट मेंबर्स, शॉर्ट में P5 लिख सकते हैं. यूनाइटेड नेशंस परमानेंट मेंबर्स. कौन कौन से लिखेंगे? यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, और एक कौन है? आइडिया है? रशिया है और कनाडा है. आई थिंक रशिया है कि कोई चेक करो. 5 लोग कौन है? एनीवन चेक इट. रशिया है, कंफर्म तो है, बट फिर भी चेक करो, गलत नहीं होना चाहिए. यूनाइटेड नेशंस के 5 मेंबर कौन है? यही है. रशिया है कि कनाडा है? रशिया ही है, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक करो. यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया. करेक्ट है? चलो मूव ऑन करते देखेंगे. रशिया, ये 5 है ना? रशिया है, ओके. कहने को तो यूनाइटेड नेशंस में 192 कंट्रीज है ना? कहने को तो यूनाइटेड नेशंस में 192 कंट्रीज है, लेकिन 192 में से परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? 5. वो कौन से हैं? ये लोग. अब बात को समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज दिस इज ए यूनाइटेड नेशन. यहाँ पे 192 लोग हैं, ठीक है? इसमें से 5 लोग ऐसे हैं, ये 5 लोग ऐसे हैं जो परमानेंट मेंबर है. मतलब बात क्या हुई? लेट्स सपोज यूनाइटेड नेशन इज अ बिग फैमिली. एक 192 मेंबर्स का परिवार है. उस परिवार में ये 5 लोग हैं जो परमानेंट है, मतलब इनको कोई हटा नहीं सकता, और हमको जब चाहे हटा देंगे, जब चाहे निकाल देंगे. मतलब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है. मतलब ये क्या यार, ये तो बेइज्जती कर दे आपने, है ना? सो दिस इज द फंडा. क्या है? अब जो ये 5 लोग परमानेंट हैं, इनको पता है कि हम इस परिवार से हमको कोई हटा नहीं सकता, बिकॉज वी आर परमानेंट मेंबर्स. और हम सभी डर डर के रहते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमने किसी के खिलाफ बोला, इन अपन एक दूसरे के बारे में बोलेंगे चलेगा, लाइक हमको ये पसंद नहीं है तो हम इनकी थोड़ी निंदा चुगली कर देंगे यहाँ वहां से. तो मालूम पड़ कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ये सीधा रिजोल्यूशन निकालेंगे और हमें घर के बाहर कर देंगे. अगर हम एक दूसरे की करेंगे इच्छाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज हमें एक दूसरे को क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज ये 5 क्या है? वॉइस नहीं आ रही है सर. सर आप म्यूट हो चुके हो. तो परिवार में सभी की सुनी जानी चाहिए ना भाई. सभी की सुन के चलो. अगर कोई सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो गोवा घूमने, हेलो या सर आवाज नहीं आ रही है. हाँ,
आवाज आ रही है, नेटवर्क का इशू रहता है डियर, बीच बीच में प्रॉब्लम होते रहता है। सो अगर लेट सपोज हम एक एग्जांपल के तौर पे हमारे 192 का परिवार है, हम कभी चलो बात करें कि चलो भाई गोवा है ना, अभी ये 5 लोग अगर बोल दिए ना कि हम गोवा घूमने जाएंगे, तो मतलब हम सभी को जाना ही है, चाहे ना जाने का मन करे तो भी, चाहे इनसे पहले जाके हमने एंजॉय करके आ गए रहेंगे तो भी जाना ही है। क्यों? क्योंकि इनका अपना वीटो पावर है, तो ये जो बोलेंगे वो हमें सुनना पड़ता है। और दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम व्हाट द यूनाइटेड नेशन इज फेसिंग। होता क्या है देखो, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज है याद रखना, कौन है? यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया। पहला प्रॉब्लम देखो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया का जनता नहीं है पाकिस्तान से, ठीक है। इंडिया हमेशा जाके यूनाइटेड नेशन में, यूएनएससी में जाके बोलता है, कोई लड़का नहीं है यहाँ पे तो बहुत अंदर बैठा है, मार्कर खत्म हो गया मैडम को बोलना, आप लोग को भेजना अच्छा नहीं लगता। इंडिया हमेशा यूनाइटेड नेशंस में जाके बोलता है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो, लेकिन जब भी यूनाइटेड नेशन में जाता है वहां पे एक आदमी टांग लड़ाएगा। इसमें से कौन है जो पाकिस्तान का सपोर्ट ज्यादा करता है? चाइना। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। जब इंडिया जाएगा, इंडिया बोलेगा देखो पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान वैसा कर रहा है, चाइना बोलेगा ना कुछ नहीं, सब सही कर रहा है पाकिस्तान। इंडिया बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि हम परमानेंट मेंबर नहीं है, और आप परमानेंट मेंबर है तो आप जो बोल रहे हैं वो हमको बाय डिफॉल्ट मानना ही पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? और ये तो एक जनरल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत जगह फेस हो रहा है। अब इसमें भी एक कंडीशन है, कंडीशन क्या पता है? देखो, हमारा प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान को हम हटाना चाहते हैं या उनकी थोड़ा हम कहीं ना कहीं उनको डाउन प्ले करना चाहते हैं। अच्छा, अब सुनो, बात अभी खत्म नहीं है। जब उनको डाउन प्ले करने जाते हैं ना, हमें यूएस सपोर्ट करते हैं, यूके भी सपोर्ट करता है, फ्रांस, रशिया भी सपोर्ट करता है, लेकिन सिर्फ एक ये बंदा जो बोलता है ना। अब प्रॉब्लम क्या होता है पता है? इस फैमिली का, इन पांचों का एक रूल है कि पांचों में से अगर एक ने भी ना बोल दिया ना, तो मतलब वो बात ना ही हो गई, कटेगी नहीं। जब ये 5 लोग की फैमिली है, इन सभी ने बोला हाँ 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 इंडिया गो हेड गो हेड गो हेड, बट अगर चाइना ने बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो रिजोल्यूशन वहीं पे पास नहीं हो पाए, वहीं पे फेल हो जाए। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब इन पांचों की सहमति होनी चाहिए। अगर किसी भी बात पे अगर एक ने भी ना कर दिया, मतलब वो रिजोल्यूशन वहीं पे फेल हो जाएगा। ये बात कितनी समझ में आ गई? ओके, देखो, अब ये जो लोग 5 लोग परमानेंट मेंबर बने थे ना, ये बने थे 1945 में, 1945 में बने थे, तो ठीक था, 1945 में बने थे, तब देश की सिचुएशन अलग थी, लेकिन आज देश की सिचुएशन अलग है। अब ये जो 4 लोग कौन है बताओ? ब्राजील, इंडिया, जापान और जर्मनी। ये ग्रुप 4 क्यों फॉर्म हुआ पता है? ग्रुप 4, ये जो 4 लोग हैं, ब्राजील है, इंडिया, जापान है, जर्मनी, आपको तो समझ में आ रहेगा कि ये बड़े बड़े नाम हैं, ये आजकल के बड़े बड़े रईस या बड़े बड़े नाम है। अब ये चारों डिमांड कर रहे हैं कि साहब ये P4 को P9 करो, P4 को P9 करो बाय एडिंग +4। क्यों? क्योंकि जब 1945 में आप P5 बने थे, तब हम बहुत कमजोर थे, ठीक है समझ गए, लेकिन आज के जमाने में हम भी आपको कॉम्पिटिट करते हैं, और क्योंकि अब ये P5 चलेगा नहीं, ये बहुत ओल्ड वर्जन हो गया। नाउ आप जो परमानेंट मेंबर 5 है, उसमें हम चारों को भी इंक्लूड करो, ये डिमांड कर रहे हैं। वहां पे आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है, दे ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड इन ए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की बात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये G4 वाले। कौन कौन से है? ब्राजील, इंडिया, जापान एंड जर्मनी। इट मीन्स कि ये 4 बोल रहे हैं कि भाई हमें भी परमानेंट मेंबर आप बनाओ। क्यों? क्योंकि जितना आपके पास कैपेसिटी है उतना हमारे पास भी कैपेसिटी हो चुका है, तो तुमको वीटो पावर क्यों मिल रहा है? हमको भी वीटो पावर, उसका भी फायदा मिलना चाहिए ना। तो दिस 4 members are trying to get into permanent seat into यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बात समझ में आई? समझ में आया? P5 कौन है? समझ में आया? उसमें G4 जाना चाह रहा है उसमें, इसलिए G4 उन्होंने बनाया।
ये चारों ने मिलके बनाया, इन लोगों ने बोला हम सभी मिलके अपनी आवाज उठाएंगे और परमानेंट मेंबर जो P5 है उसको P9 करने की बात करेंगे। क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछो। ऑनलाइन कुछ डाउट है? नो सर। ओके फाइन, क्लियर है, डन। चलो G7 हो गया, G4 हो गया, अब आते हैं G20 पे। चलो अभी G20 को देखते हैं। G20 मतलब क्या, इसको कैसा पढ़ेंगे? ग्रुप ऑफ 20। सो G20 इज अ ग्रुप ऑफ 20। अभी ये क्या है देखेंगे। इसके मेंबर्स 20 है, तो 20 मेंबर लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। इट्स बिकम वो ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ और बातें हैं जो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे इट वॉज फाउंडेड इन 1999, 1999। It was founded in 1999, 1999। ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे the G20 was formed to promote international financial stability, ठीक है। हेडक्वार्टर इनका नहीं है क्योंकि हर जगह पे अलग अलग जगह पे ये लोग 20 लोग अपने अपने एरिया में मिलते रहते हैं। मेंबर इनके 20 है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ इतना जरूर याद रखें कि G20 में जो मेंबर्स हैं उसमें से जो G7 वाले हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पे आ रहे हैं, ध्यान में रखेंगे। G20 में जितने भी मेंबर है वो G7 के जितने G20 में कितने मेंबर है 20, उसमें से ये जो G7 वाले हैं ना वो सब यहाँ पे हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो बचे कितने 13। G7 इंडिया उसका मेंबर है नहीं, लेकिन G20 का मेंबर इंडिया है, G4 का मेंबर इंडिया है। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि वेदर इंडिया इज ए मेंबर ऑफ G4, तो आपने बोलना हाँ। वेदर इंडिया इज ए मेंबर ऑफ G7, नो। वेदर इंडिया इज ए मेंबर ऑफ G20, यस। और एक इन शॉर्ट में समझे कि G7 की जितनी कंट्रीज है, G7 की कंट्रीज का नाम बताओ। यूएस, यूके, जापान, इटली, जर्मनी और फ्रांस, है ना। ये सारी किसके नाम? ये फॉर्म कब हुआ? 1999 में। ये कब फॉर्म हुआ था? 1975 में। ये कब फॉर्म हुआ? 2005 में। पिक्चर समझ में आ रही है? चलो हुआ क्या देखो माय डियर फ्रेंड्स। 1999 देखो, कहते हैं ना समय समय की बात है और समय बहुत बलवान है ना, ऐसा हम कहते हैं ना। 1975 में आप 7 लोग थे मजबूत, तो आप 7 लोगों ने मिलकर फॉर्म कर लिया है। लेकिन समय के साथ वक्त बदलता है सभी का। 1999 आते आते ये 7 लोग तो मजबूत थे ही, लेकिन और भी नए प्लेयर निकल के आए, और भी वर्ल्ड में नए नए प्लेयर निकल के आए। लाइक इंडिया आया, लाइक रशिया आया, लाइक इंडोनेशिया आया, और वियतनाम, ब्राजील एंड छोटे और भी प्लेयर निकल के आए। इन लोगों ने बोला भाई G7 से अब काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया इज नाउ आल्सो गोइंग टू बी एन बिग प्लेयर, है ना। इन सभी ने बात किया, बोले अब G7 से काम चलने वाला नहीं है। 1975 में जो पिक्चर बनी G7 की, दैट्स ओके। उस पीरियड को लेके वो बात सही थी, लेकिन आज के जमाने में उन इतने सारे लोगों ने मिलके फिर G20 का फॉर्मेशन किया। कब? 1999 में। क्यों पता है? क्योंकि G7
से भी ज्यादा बड़ी की कंपनी आई मीन कंट्रीज नई नई आ गई। दैट्स वाई G20 का फॉर्मेशन हुआ। इनका कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है। मेंबर जो है G7 वाले इसमें सातों आते हैं, बाकी की तरह इंडिया इज अ पार्ट ऑफ मेंबर, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और हेडक्वार्टर इनका नहीं है। मेंबर बता दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया, और क्या बचा? फाउंडिंग ईयर कब का है? 1999। बात क्लियर है? चलो, दिस इज G4, G7, G20, ये यहाँ पे गेम खत्म। ओके, ये बातें समझ में आ रही है? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? सर, हाँ बोलो। हमने रशिया का नाम G7 में मेंशन नहीं किया, G4 में मेंशन नहीं किया है, तो फिर रशिया परमानेंट मेंबर कैसे है फिर? रशिया परमानेंट मेंबर है। रशिया परमानेंट मेंबर P5 का है ना? देखो G4 तो बनाया गया है, G4 में देखो क्या है, रशिया को हमेशा यूएसए अपोज करता है। रशिया को हमेशा यूएसए अपोज करता है। जो G7 आप बात कर रहे हैं डियर, पहले G7 G8 था। जो G7 हम पढ़ रहे हैं ना, वो G7 G8 था। इट मीन्स उसमें रशिया था। लेकिन 2014 में रशिया ने एक देश के ऊपर अटैक किया। उस देश का नाम था क्रीमिया। क्रीमिया के ऊपर रशिया ने अटैक किया और G7 के सारे मेंबर्स ने इसको अपोज किया कि भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत है और ये आप ना करें। लेकिन रशिया माना नहीं। उसने क्रीमिया को कहीं ना कहीं दबाया, धमकाया और बहुत सारे उसके साथ गलत किया। उसके फिर G7 मेंबर्स जितने थे इन्होंने एक्शन लिया और इन्होंने वहां से रशिया को निकाल दिया। तो रशिया को निकालने के बाद बचे कौन? G7। G8 को निकाल, रशिया को निकालने के बाद G8 हो गया G7। अब आपका दूसरा पॉइंट था कि सर रशिया को क्यों मेंबर, परमानेंट मेंबर इंक्लूड किया गया? कि रशिया इज ए न्यूक्लियर, हैज ए न्यूक्लियर बॉम्ब। वो एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो वो रशिया को रशिया को परमानेंट मेंबर बनाना हो तो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो इतना बड़ा देश है, उसके पास मिसाइल्स है, उसके पास सारे आई मीन उतना पावरफुल देश है। तो ऑब्वियसली बात है कि हमें रशिया को परमानेंट मेंबर तो बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब सर रशिया जो है वो G20 का पार्ट है? या इज अ पार्ट ऑफ G20। ओके सर। ठीक है, ओके यस सर। चलो नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा है? CDRI। लिखेंगे CDRI का पहले फुल फॉर्म है कोलिशन फॉर डिजास्टर। कोलिशन यहाँ पे देखेंगे। कोलिशन मतलब समझौता। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। CDRI इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। रेजिलियंट मतलब होता है बचाव कार्य करना, बचाव करना। इसके अंदर का फैक्ट लिखेंगे आप, फैक्ट्स लिखेंगे। इट वॉज फाउंड इन 2019, 2019 में बनाया गया। ओके, इसके मेंबर्स सभी हर कोई है। पर्पस लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। promote the new and existing infrastructure system. Promote the new and existing infrastructure system to climate and disaster risk. Infrastructure system to climate and disaster risk. And disaster risk
डिजास्टर रिस्क आवाज आ रही है ऑनलाइन? Yes, sir. To climate and the disaster risk, thereby ensuring ensuring sustainable development, thereby ensuring sustainable development. Ensure होता है ना, भरोसा, thereby ensuring sustainable development. ये क्या है देखेंगे, ये कब फॉर्म हुआ? 2019 में, मतलब बहुत रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको फॉर्म किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। आपको कोई डाउट है? मिडल वन कोई डाउट है? ठीक है, ये 2019 में फॉर्म हुआ था। इनको फॉर्म किया गया था मतलब फॉर्म हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएट किया। भारत के प्रधानमंत्री जी जब भी यूएस में गए थे यूनाइटेड नेशन में बोलने के लिए, तो उन्होंने सभी देश को बोला, बात क्या देखो, उन्होंने सभी देश को बोला, देखो यार नेचुरल डिजास्टर होते हैं, मतलब बारिश है ना, इसको हम रोक तो नहीं सकते, राइट? ना भारत रोक सकता है, ना पाकिस्तान रोक पाएगा, ना अमेरिका, ना जापान, लेकिन उससे हम अपने को बचा तो सकते हैं। ये काम तो हम कर सकते हैं ना, अगर रोक नहीं सकते ठीक है, लेकिन बचा तो सकते हैं। तो यार एक काम करते हैं ना, हम मिलजुल के अगर बचाएंगे, अगर हम सभी, फॉर एग्जांपल अभी हम सब इतने सारे देश हैं, तो इसमें ये बात तो सही है कि सभी एक समान तो है नहीं, कोई ऊपर है, किसी के पास कम रिसोर्स है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास हायर टेक्नोलॉजी, किसी के पास लोअर टेक्नोलॉजी। अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि इंडिया के पास जितनी टेक्नोलॉजी है उतना श्रीलंका के पास नहीं होगी, लेकिन श्रीलंका को तो अपने से ज्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो तो पूरा समुद्र के बाजू में ही घिरा है, हमको उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यहाँ पे बात की गई कि हम क्या करते, जो नेचुरल डिजास्टर होते उसमें से जो हमको घाटा होता है, लाइक आंधी तूफान, आप भी जानते हैं कि इंडिया में हमेशा हर साल ओडिशा हो, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, हर साल अपन सुनते फानी तूफान आया, ये सुनामी आ गई, ये तूफान आया, ये अर्थक्वेक आया, इतने मरे, सरकार ने इतना पैसा करोड़ इतना खर्चा किया। सरकार का उसमें रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, सरकार का करोड़ों खर्चा हो जाता है। तो सभी ने, प्रधानमंत्री जी ने बोला क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, कि हम सभी इस डिजास्टर रिस्क और डिजास्टर मैनेजमेंट को रोकने के लिए हम सभी एक साथ में आए, और एक साथ में आके करना क्या है, एक दूसरे के पास जो टेक्नोलॉजी है, लाइक आप मेरे पास कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है, तो शेयर कर लिया। अब तीसरे के पास कुछ भी नहीं है तो अपन दोनों ने इसको दे दिया, उसके पास जो थोड़ा बहुत है उसने किसी को दे दिया। इससे क्या होगा, देखो पहली बात तो ये है कि वो है नेचुरल डिजास्टर, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है और वो किसी के द्वारा किया नहीं गया है, वो तो नेचुरल है। तो नेचुरल डिजास्टर को हम मिलजुल के आपस में कहीं ना कहीं अपना बचाव कार्य तो कर सकते हैं। अब मेरी टेक्नोलॉजी आपने ले ली, अब इनको जो हर साल हजार करोड़ रुपया इनको खर्चा करना पड़ता था बिकॉज ऑफ डिजास्टर की वजह से, अब मेरी टेक्नोलॉजी ले ली है, शायद इन्होंने उसका अच्छे से यूटिलाइज किया रहेगा, तो इनका 200-300 करोड़ में भी इनका काम हो जाता रहेगा, मतलब आपका 700 करोड़ तो बच रहे हैं, वो 700 करोड़ आपका कहीं डेवलपमेंट में काम में लाएंगे। वैसे ही इनकी भी कुछ अच्छी सी टेक्नोलॉजी मैंने उठा ली होगी और मुझे भी वो काम में आएगा। तो समझ में आ रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि भाई नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए हम एक साथ आए, एक दूसरे के पास जो टेक्नोलॉजी है, एक दूसरे के पास जो रिसोर्स है, उसको एक दूसरे के लिए बांटे, एक दूसरे के लिए अफोर्डेबल करे। बात क्लियर है? अब इसके लिए सर कितने मेंबर है? सिंपल सी बात है, हर कोई इसका मेंबर बनना चाहेगा, क्योंकि डिजास्टर तो हर किसी को है ना, और उससे कोई भाग नहीं सकता। अगर कोई कहे, मैं यहाँ पे भी एक क्वेश्चन करूँ कि अच्छा स्वर्ग में कौन जाना चाहेगा, तो हर कोई बोलेगा सर जाना चाहूंगा, क्योंकि मरना तो सभी को है ना। कोई यहाँ पे है जो ना मरेगा? ऐसा कोई है तो बताओ, मैं उसका दर्शन करता हूँ, मैं भी थोड़ा अमर आत्मा हो जाऊंगा। ऐसा तो है ही नहीं, है ना, सभी को जाना ही है। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ यही है कि जाना सभी को है, लेकिन हर किसी को लगता है कि नहीं मैं तो नहीं हूँ, या आप शायद दूसरे की बात करो, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ, या मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, है ना। तो ये बात समझ में आई, CDRA समझ में आया।
मतलब नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए जरूरत है कि हम सभी एक साथ आए। एक साथ आके करेंगे क्या? एक साथ आके एक दूसरे की टेक्नोलॉजी, एक दूसरे की सोर्स को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और उससे अपना बचाव कार्य करेंगे। उससे हमारे सरकार का भी फंड बचेगा, आपकी सरकार का, जो पर्टिकुलर स्टेट है, कंट्री है, उनका उनका अपना फंड बचेगा। बात क्लियर है? समझ में आई? अंडरस्टैंड हो रहा है? दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है? पक्का? पक्का जा रहा है ना सभी को? क्योंकि लास्ट में मैं सब पूछने वाला हूँ। मैं Q&A रखूंगा 10 मिनट का, चलेगा ना? और पूछूंगा पक्का, ऑनलाइन वालों से भी पूछूंगा मैं। हाँ सर। आगे ओके, आगे बढ़े। चलो, CDR is okay, done. Go for next. नेक्स्ट कौन सा है भाई? ILO, उसका फुल फॉर्म लिखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर, लेबर वर्कर, लेबर होते ना, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर का लिखेंगे इट वॉज फॉर्म्ड इन 1919 में बनाया गया था। 1919 1919 में बनाया गया है। इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा इसके पहले? नहीं देखा है ना? जो भी हमने देखे वो लास्ट यूनाइटेड नेशन था 1945 का। ये सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 1919 में बनाया गया। हेडक्वार्टर लिखेंगे, इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा, GENEVA, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मेंबर कौन होगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हर कोई होना चाहेगा, तो मेंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव लिखेंगे द एम ऑफ ILO, the aim of ILO to promote social justice and fair wages। wages मतलब कमाई, फेयर मतलब समान। ओके, नाउ समझेंगे। दुनिया तो बनी, मतलब चलो ठीक है, दुनिया तो कब से बनी है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन आया, उसके बाद दुनिया सब चली। लेकिन जो वर्करों की जो प्रॉब्लम है, वॉइस नहीं आ रही है सर। अभी आ रही है? कभी कभी क्या होता है ना, नेटवर्क का इश्यू हो जाता है। तो और एक तो संडे है, वैसे ही थोड़ा सा मेगा ब्लॉक रहता है, तो नेटवर्क का भी थोड़ा मेगा ब्लॉक हो जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फाइन। क्या होता है, 1919 के पहले भी या उसके बहुत साल पहले से आप सभी जानते हैं कि वर्कर्स का जो है उनके साथ कहीं ना कहीं उनको सताना, कम वेज देना या उनके बारे में ना बात करना, ये पहले से चला आ रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गया था 1919 में ही, आफ्टर द जस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑर्गेनाइजेशन बात किसके बारे में करता है? ऑर्गेनाइजेशन बात करता है कि इंटरनेशनल, कीप इन माइंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल का नहीं है, मतलब भारत का ही नहीं है। वो भारत के भी लेबर की बात करेगा, पाकिस्तान, USA, जापान, इटली, सभी के ऑल ओवर, ऑल वर्ल्ड की लेबर की बात करेगा। बात किसमें करेगा कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल कि मैडम की कंपनी है, ठीक है, मैडम ने कंपनी खोल दी है, मैडम बहुत स्ट्रिक्ट है, हिटलर है, ठीक है,
अब इनके कानून के हिसाब से तो बेचारा सामने वाला काम नहीं करेगा। ये बोलती सुबह 4 बजे आ जाना तू, वो बेचारा सुबह 4 बजे कैसे आएगा? वो बोलता मैडम मेरा भी परिवार है, मेरे भी बाल बच्चे, थोड़ा समझो। अब ये तो सिंगल है, तो ये तो इनको क्या पता। तो ये बोले हमने तो कुछ सुनना ही नहीं है, सारे को आना ही पड़ेगा भाई। ये तो अब बेचारा मजदूर है, उसको पैसे की जरूरत है तो आ रहा है। लेकिन वो मन में बहुत इनके खिलाफ, मतलब कहीं ना कहीं समझ रहे हैं ना, इनके खिलाफ अच्छी भावना उसकी नहीं है कि यार ये ऐसा है वैसा है। अब ये जब इतने लोगों को सता रही है, एक आदमी सताया जा रहा है वो कुछ नहीं बोला, लेकिन और 4 आ गए, हमारे जैसे आपके जैसे 4 आ गए, तो हम भी आ गए उसमें। अब हमने बोला यार ये तो गलत है, ये हिटलर का तो ये राज नहीं चलेगा इधर, ये इंडिया है। तो हमने क्या किया, इनके खिलाफ हमने मिलके यूनाइट होकर इनके खिलाफ आवाजें उठा दी। हमने बोला भाई मैडम आप जो कर रही है ये चलेगा नहीं। मैडम को 1 बार लेटर भेजा, 2 बार लेटर भेजा, मैडम फॉरेन ट्रिप पे है, आवे ही नहीं आवे ही नहीं। तीसरी बार हमने सीधा इनके खिलाफ धरना ही रख दिया। हमने बोला भाई ये नहीं चलेगा, बिकॉज फर्स्ट थिंग कि एज अ वर्कर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके नौकर है, ठीक है। हम आपके यहाँ पे काम करते हैं, उसके बदले आप हमें पैसा देते। तो हमारे सोशल जस्टिस की बात अगर आप नहीं रखेंगे तो हम खुद भी कर सकते हैं। और फेयर वेजेस इन द सेंस, अगर जैसे हम जैसे ये दोनों हैं, तो मैडम किसी को 700 देती है, किसी को 1000 देती है, ये डिफरेंस क्यों आया जबकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं? तो हमने फेयर वेजेस के बारे में बात करना है, और ये ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में बात करता है। अगर देश में कोई बड़ा ऐसा बड़े लेबर होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, आईएलओ डायरेक्ट आके बात करेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और किससे है, बताओ, उसका मीडिएटर मैं बनता हूँ एंड वी विल टॉक टू दैट अथॉरिटी। समझ में आया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही समझ में आपको आ जाएगा कि ये नाम क्या है और इसके बारे में बात करें। इतना जरूर रखिए, ये सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। कब बनाया है? 1919 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्लियर है? डन, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट में आएंगे। आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अभी इसमें क्या है देखेंगे, इसके बारे में पहले कुछ फैक्ट लिख लो। It was formed in 1974. Currently, it has a 30 member. Currently, it has a 30 member. It has a 30 member. 30. कॉमा, सेंटेंस कंप्लीट, उसी के आगे लिख लेंगे इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। आप इतना पकड़ के रखो बस, इंडिया इसका पार्ट है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे द मिशन ऑफ आईईए, the mission of IEA to ensure reliable, भरोसेमंद, affordable, reliable, affordable and clean energy. Reliable, affordable and clean energy to all its members. To all its members countries. ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 30 मेंबर्स है। आपको 30 मेंबर के पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना जरूर याद रखें इंडिया इसका पार्ट है, बस इतना याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ लेगा whether India is a part of IEA or not, तो आपने सिर्फ इतना पकड़ना है, यस इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, बाकी 29 कौन है उसको जाने की जरूरत नहीं है। नाउ ये ऑर्गेनाइजेशन किसके बारे में बात करता है? रिलायबल, अफोर्डेबल एंड रीजनेबल, क्लीन
कौन सा इनेबल? क्लीन एनर्जी के बारे में, रिलायबल, अफोर्डेबल, क्लीन एनर्जी। अभी आप देखेंगे क्लीन एनर्जी मीन्स व्हाट? क्लीन एनर्जी किसको बोलेंगे? अभी सपोज देखो फर्स्ट थिंग कि अगर एनर्जी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एनर्जी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी होती है मतलब जो समय के साथ पैदा होती रहती है, अपने आप बनती रहती है, पैदा होती है, रिन्यू होते रहती है, खुद से बनते रहती है। और नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको एक बार यूज किया तो दोबारा काम में आने वाला नहीं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जैसे पेट्रोल एक बार खत्म हो गया तो पेट्रोल आता है, आएगा दोबारा? ऐसा आता है तो फिर अपन तो सब BMW लेके है ना कि यार पेट्रोल का तो टेंशन ही नहीं है, 1 लीटर डालेंगे फिर से 1 लीटर आ जाएगा, 2 लीटर डालेंगे फिर से 2 लीटर आ जाएगा। फिर मोदी जी को भी क्लेम नहीं करते भाई तुम यार चलो हमारी गाड़ी तो चल रही है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डीजल, कोल, अगर आप कोल को भी जला देंगे तो दोबारा आपको मिलने वाला नहीं। ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब एक बार जो जलती है दोबारा मिलने वाली नहीं है। दूसरा वुड फायर, लकड़ियों को जो हम जलाते हैं ना, हमारे गांव में आपने देखा होगा आज भी गांव में लकड़ियों से कभी कभी खाना बनता है। वैसा तकलीफ तो होती है अपनी मम्मी को या जो हमारी सिस्टर होती है बनाने में, लेकिन गांव के चूल्हे की जो खाने की रोटी की जो स्वाद है ना, वो मुंबई की गैस में नहीं आया भाई, ठीक है? उसका एक अपना ही मजा है, राइट? अब नॉन रिन्यूएबल में कौन कौन सी है? लाइक एयर एनर्जी, एयर, वाटर। एयर से कैसे एनर्जी बनती है देखेंगे, इसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। वाटर से बनेगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ये सब क्या होता है देखेंगे। सोलर एनर्जी मतलब क्या होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको फोन क्यों नहीं निकाल, वो बाद में ले लेना फोटो आराम से। एयर सोलर एनर्जी मतलब होता है कि जो हवाएं चलती है ना, हवाएं आपने पिक्चरों में देखा होगा पवन चक्की होती है ना, देखने में बहुत हसीन होता है और बहुत अच्छा लगता है। वो पवन चक्की घूमती रहती है ना, तो उसके नीचे टरबाइन होता है, वो टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होता है। वो पवन चक्की जब चलती है वो जो उसका वो जो वायर होता है वो टरबाइन से कनेक्ट होता है। टरबाइन एक मोटर होता है और वो मोटर जनरेटर से कनेक्ट होता है और उसके थ्रू वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनते रहती है। तो एयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनते रहती है। अब आप मुझे बताओ, एयर को कोई चुरा सकता है? एयर को कोई बांध सकता है? या अगर मैंने वो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई तो क्या वो एयर खत्म हो गई? नहीं हुई ना। तो ये कौन सी एनर्जी होगी? रिन्यूएबल, मतलब समय के साथ ये अपने आप बनती रहती है खुद की। आप कितना भी यूज करेंगे इसका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैंने कोल को एक बार जला दिया या लकड़ी को वुड फायर को एक बार जला दिया तो फिर से उसको कर सकते हैं? नहीं ना, उसका यूज नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये नॉन रिन्यूएबल जितनी भी एनर्जीज है ये एनर्जीज क्लीन एनर्जीज नहीं है। आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां होती है, आज हम किस पे आने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे आने की बात कर रहे हैं। पहले तो एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, अब बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे। क्यों? क्योंकि क्लीन एनर्जी है ना। इलेक्ट्रिकल व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी। इलेक्ट्रिक की गाड़ी देखो आपकी बाजू से जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी मतलब साउंड ही नहीं होता है, सिर्फ घी करके आती है ना। ये बात है। जितने भी नॉन रिन्यूएबल चीजें हैं वो सब कोई भी क्लीन एनर्जी नहीं है। क्योंकि आप सिंपल सी बात है, अगर आप लकड़ी को जलाएंगे तो कितना धुआं होता है ना, उससे आदमी का, अब वो धुआं आदमी के अंदर जाएगा, लंग्स में जाएगा, कल को वो बीमार होता है। और अपने गांव में माताएं बहनें बीमार होती है ना, उनका ये रीजन है, पता चलता नहीं है। तो बेचारे घर में खाना पीना बनाते रहती है, धुआं उतर जाते रहते हैं, इसकी वजह से उनको डायरिया, अलग अलग टाइप की बीमारी, उनको प्रॉब्लम्स आती है, राइट? तो ये जितनी भी एनर्जी होती है नॉन रिन्यूएबल, वो भी एक भी क्लीन एनर्जी नहीं होती। जो रिन्यूएबल एनर्जी है लाइक एयर, वाटर। अब वाटर से एनर्जी कैसे बनती है?
आपने डैम देखा होगा, कोयना डैम है, महाराष्ट्र में तो पूरे डैम ही डैम है, और डैम के थ्रू एनर्जीज बनती है। मतलब क्या होता है, पानी को रोका जाता है, फिर पानी को समय पे आने पे छोड़ा जाता है, और वैसे जब पानी को छोड़ते हैं एक साथ, तो वहां पे टरबाइन कनेक्ट होता है, जनरेटर कनेक्ट होता है। पानी को छोड़ेंगे, टरबाइन उसमें अपने अपना घूमेगा, जनरेटर कनेक्ट होता है, और फिर एनर्जी अपने आप बनती रहती है। तो जो वाटर के थ्रू जो 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 मैंने वाटर यूज किया, क्या वो वाटर खराब हो जाएगा? उसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं है, बस वो टरबाइन बीच में डाल दिए पानी के, तो पानी तेजी से बहेगा, टरबाइन अपने आप घूमेगी, तो वाटर वो खराब तो होने वाला नहीं है। तो फिर ये सब एनर्जी को क्या बोलेंगे? क्लीन एनर्जी। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो ना? पक्का? नहीं समझो तो बताओ, चाय पानी पीना है तो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, अब आते क्लीन एनर्जी, समझ में आया? ठीक है, और कौन सा वेस्ट एनर्जी वो समझ में आया? सर का कभी खाना नहीं चाहिए, सर कभी चाय पानी नहीं पिलाते, ठीक है, आप लोगों को पिलाना चाहिए। आप लोग पूछते भी नहीं हो सर को, मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ लोग लेके आएंगे, खाते रहते, पूछते नहीं है, ऐसे लोग हैं। ठीक है, फाइन, ओके, यहाँ पे आते। सो इस आईईए का क्या फंक्शन है समझ में आया? कि आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अपने सारे मेंबर को क्लीन एनर्जी देना चाहती है, बट मेरे को आपको समझाना ये था कि आपने पहले समझना पड़ेगा कि क्लीन एनर्जी होती क्या है। अब समझ में आया? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू जो एनर्जी बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड क्लीन एनर्जी। और आईईए इसको प्रमोट करना चाहता है। आईईए इसको प्रमोट नहीं करना चाहता है कि पेट्रोल डीजल ये सब बने, आईईए इसका प्रमोट नहीं कर रहा है। इसलिए अभी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी ला रहे हैं। आप देखेंगे दिल्ली में इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, मुंबई में भी अभी आ रहे हैं। अब आपने हर, अगर कोई दिल्ली में होगा, यहाँ से कोई बिलोंग करता होगा, या फिर किसी के चाचा मामा काका रहते होंगे, तो आपने उनसे कभी पूछो, आप उनसे, दिल्ली में सर्दियों के टाइम पे ना, आप सांस लेने में घुटन फील पैदा करते हो, आप फ्रीली सांस नहीं ले सकते। माय ब्रदर, मेरे हमारे ब्रदर्स लॉ हैं, हमारे चचेरे भाई हैं, उनको कभी दिल्ली में दिवाली वाले के टाइम पे कभी हम, नॉर्मली बात होती रहती है, बट दिवाली के टाइम पे इस बार कॉल किया, तो बोले भाई रखो, टेरिस पे हूँ और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पटाखे वड़ाके फूट रहे थे, वो सब बर्निंग विनिंग होता है, वो प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम है। अब उसको कैसे कम किया जा सकता है? कि भाई पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कम करो, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां लाओ, सब लाओ, तो लाइक क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी की बात करो। पहले के जमाने में हम चूल्हे पे खाना बना रहे थे, अच्छा लगता है खाना, लेकिन उससे हमारी माता बहनों को बहुत नुकसान होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जो गैस, जो अपना जो अपना ये कौन सा नाम है, उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना ने आज गांव में भी देखो सभी के पास गैस है। कितना भी गरीब इंसान रहेगा उसको भी गैस कनेक्शन आज गांव में मिला ही। तो इससे फायदा हो गया ना, अपने जो अपने गांव की जो अपने वुमेन्स है उनके लिए कितना अच्छी बात हो गई कि अब उनको अच्छा खासा, वो भी लाइटर जलाते और अच्छा खासा आराम से टाइम पे खाना बन है ना। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रही है का? ओके, राइट। अभी क्या करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते और फिर आगे का सेशन कंटिन्यू करते। ब्रेक में अगर आप किसी को बाहर एक दो को जाना तो जाए, पानी भी पिए, उसके बाद फिर आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो।
नेचर में ओके फाइन, चलो पॉइंट पे IUCN, IUCN है ना, IUCN इसके अंदर लिखेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? बचाना, कंजर्व करना, सेव करना, प्रोटेक्ट। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके अंदर फैक्ट लिखेंगे। It was established in 1948. It was established in 1948. Its headquarter in Switzerland. Headquarter in Switzerland. ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे IUCN was formed, ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे IUCN was formed to protect and preserve, संभाल के रखें, to protect and preserve nature conservation and sustainable use of natural resources and sustainable use of natural resources, sustainable use of natural resources। कब बना भाई? 1948। बात क्या देखो, हम सभी जानते हैं कि आज भी पहले भी था, लोग हिरन का शिकार करते हैं, चीता बाघ का शिकार भी किया जाता है, एलिफेंट के जो दांत होते हैं उसको स्मगलिंग की जाती है, उसको बेचा जाता है, वो दांत दवाओं के काम में आते हैं, ड्रग्स बनाने के काम में आता है, और अलग अलग हर टाइप के जानवरों का शिकार किया जाता है। जबकि अकॉर्डिंग टू बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम से ये बात आती है कि इस यहाँ पे हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी हम नहीं है। आपको लगता होगा कि मैं इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर सपोज आपको किसी जंगल में छोड़ दिया जाए जहाँ पे इंसान ही न रहे तो आप रह पाएंगे? और चलो वो तो छोड़ो, हम एक दूसरे से लेते देते रहते, मतलब पैसे आ रहे हो तो दैट इज डिफरेंट थिंग की लेना देना, वो जो फिजिकली आप देखते दैट इज अलग थिंग, बट एक दूसरे के श्वास जो हम अभी सांस ले रहे हैं, अभी ये रूम पैक्ड राइट, इस पैक्ड रूम में कोई बाहर की हवा तो आ नहीं रही है, मेरी सांस आपको जा रही है, मेरी आपकी सांस मेरे को आ रही है, कहीं ना कहीं सभी को ट्रांसफर हो रहा है, सभी का सिस्टम एक दूसरे को। हाँ, द पॉइंट इज दैट इकोसिस्टम का मतलब होता है वी आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, आसान भाषा में अगर एग्जांपल बताओ, हम जो एक्सहेल करते हैं, हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और जो पौधे होते वो लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जो छोड़ते हैं क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, उसको हम इनहेल करते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर पेड़ पौधे नहीं है तो हम रह पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें मिलेगा ही नहीं, और अगर हम भी नहीं है तो पेड़ पौधे रह पाएंगे? उनको पानी कौन देगा? उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन देगा? और मुंबई के लोग तो वड़ा पाव खा के बहुत कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं भाई। This is a fact. What's to shy? I know women are she हाँ करते, but सब समझ जाओ अभी, समझ जाओ। Okay fine, समझ में आ रहा है? So the point is that इकोसिस्टम में हम सभी एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ जी रहे। अब उसमें पशु पक्षी जानवर का भी उतना ही रोल है, लेकिन अगर आप उसको मारेंगे, आप उसकी हंटिंग करेंगे, तो उनको उनके बचाने, उनके प्रोटेक्शन में कौन आएगा भाई? उनकी भी तो जरूरत है ना। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब
ये ऑर्गेनाइजेशन बात करता है कि कोई का साउंड आ रहा है, प्लीज ऑफ करिए। कोई भी पर्सन किसी भी टाइप के एनिमल, बर्ड या कोई भी चीज हो, उसका गलत स्मगलिंग नहीं करेगा, उसकी हंटिंग नहीं करेगा, उसका प्रोटेक्शन प्रिवेंशन करना हर एक ह्यूमन का, इंडिविजुअल का, सभी का एक उनका राइट्स है, उनका अधिकार है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ही लेके ही जी रहे। ये बातें हमें समझ में नहीं आती, बट नेचर लाइफ जो है ऐसे ही चलती, ठीक है। उसके प्रोटेक्शन में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। और नेचर में क्या क्या आता है? लाइक आपने देखा होगा आज की हमारी जितनी सारी नदियां हैं, सारी नदियां, आज मुंबई में बहुत सारी नदियां हैं, नील नदी है, मीठी नदी, उसको नदी नहीं कहते, उसको अब नाला कहते। क्यों नाला करे उसको? अच्छा वो गंदी हो गई, उसको गंदा करने वाला कौन है? हम है। बाहर तुम उधर मत देखो, आप ही हो उधर देख रहे, उधर देख रहे, हम हैं। वी आर द उसके गुनेगार हम है, कह जाए। अगर किसी को फांसी पे लटकाना है तो हमें लटकाओ, हमें लटकाओ, राइट। ये बात है। मुंबई में जितने भी नाले हैं, नदियां हैं, सब गंदी हो गई, हमने ही गंदी की है। अब क्या उनका अधिकार नहीं है? उनको भी मतलब अभी उससे प्रॉब्लम किसको हो रहा है? जो नदी नाले गंदे हैं उससे प्रॉब्लम किसको हो रहा है? हमें ही हो रहा है ना। उसको कंजर्व भी कौन करेगा? हम ही करेंगे ना। उसकी कंजर्वेशन के लिए आगे आना पड़ेगा। उसके बारे में कौन बात कर रहा है? IUCN। हम फॉरेस्ट को काटते रहे, बिल्डिंग बनाना है, फॉरेस्ट काट रहे, कल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आप क्या करेंगे? रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? रेगिस्तान में जाके आदमी रह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वहां पे हवाएं तो है लेकिन जो ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं, ऊपर से पानी भी नहीं। बात समझ में आ रही है? IUCN का मतलब समझ में आया? क्यों है? कंजर्वेशन फॉर नेचर। ओके डन। ये NIA और CBI मैं होल्ड पे रखता हूँ, शायद आपको होमवर्क के लिए दूंगा। NIA और CBI नेक्स्ट के लिए आते, इसको होल्ड पे रखता हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट पे आते BBIN। इसके अंदर लिखेंगे, बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही बार में क्लियर कर लेंगे। ये BBIN, चलो मैं आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ये जो BBIN है ना, ये सभी देश के नाम है, उसमें I फॉर इंडिया है, ठीक है, I फॉर इंडिया है। और जो देश है वो हमारे नेबर कंट्रीज है। हाँ नहीं लाइन से बताओ। बांग्लादेश, भूटान, B फॉर भूटान, इंडिया और नेपाल। समझ में आया? यस, वही 4 कंट्रीज है। आप बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। इंडिया और नेपाल, ठीक है। इसमें क्या हुआ है? अच्छा मुझे ये बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अब बड़ा हमेशा छोटे के ऊपर राजी करेगा ना भाई, ये तो इतिहास ही आया है ना। घर में बड़ा भाई हो तो मजा मारेगा। अपन जाए बैठते हैं तो बोलेंगे नहीं बैठते हैं, क्यों जाता है उधर, मंदिर है क्या? ऐसा पूछते हैं ना, है ना। नॉर्मली ऐसे करते लोग। तो बड़ा आदमी छोटे के ऊपर राज करता है। वैसे ये चारों में बड़ा कौन है? इंडिया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा छोटा भाई कल ही बैठने जाता है, तो मैंने बोला कितने मंदिर देखे? बोलता भैया मंदिर तो नहीं दिखा लेकिन वो मैं सीलिंग देख के आया। मतलब मेरे को पता है तो कौन सा सीलिंग देख के आया, समझा? सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? ठीक है, आपकी एज है, यू कैन एंजॉय, हमने किया, आप करें, फाइन। यहाँ पे आते बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। अभी आप ये क्यों बनाया गया पता है? ये इसको फॉर्म किया गया इंडिया ने, इसको फॉर्म किया इंडिया के ऊपर। इंडिया ने क्यों फॉर्म किया? क्योंकि इंडिया इन तीनों से दोस्ती चाहता है। दोस्ती इसलिए चाहता है, मैंने लास्ट टाइम एक वर्ड बताया, FTA बताया था कि नहीं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बताया था। मतलब कि फ्री मतलब मुफ्त, ट्रेड मतलब व्यापार, एग्रीमेंट मतलब हमारा समझौता। लेट्स सपोज कि एक ये कंट्री है, एक ये कंट्री, ठीक है। ये बड़ी कंट्री, ये छोटी कंट्री है,
ठीक है, अब इन दोनों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, सहमति कर ली। इन्होंने बोला यार देखो कुछ जरूरतें हमारी आपके साथ है, और उन्होंने बोला मैडम आप सही कह रहे हो, हमारी भी जरूरतें कुछ आपके देश के साथ है। तो बोले चलो एफटीए कर लेते। एफटीए मतलब इनका माल पूरा इनकी कंट्री में जाएगा, इनका भी माल पूरा इनकी कंट्री में आएगा, बिना किसी टैक्स, बिना किसी टैरिफ के, क्योंकि आपने कर लिया है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बात समझ में आई? लेकिन एफटीए किया किसके जाता है? अपने से बराबर वाले के साथ किया जाता है। अगर इंडिया के साथ नेपाल एफटीए करेगा, इंडिया के पास तो माल बहुत सारा है, क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इंडिया 1000 रुपए का माल भेज देगा नेपाल को, लेकिन नेपाल 1000 रुपए का भेज पाएगा? हार्डली 100-200 भेजा तो भेजा। उसमें नुकसान किसको है? नेपाल को। मतलब हमारा पूरा माल यहाँ पे फ्लड कर जाएगा, लेकिन नेपाल के पास कुछ देने के लिए। इसलिए एफटीए कभी भी अपने से बराबरी के लोगों के साथ किया जा सकता है, कि अगर वो सामने वाला इतना दे रहा है तो हम भी कम से कम उतना दे पाए। बात क्लियर है? ओके। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया ने बीपीआईएल बनाया था इन तीनों देशों को साथ में लेके, क्योंकि इन तीनों देशों के साथ एक अच्छी दोस्ती चाहता है। पहली बात तो ये नेबर कंट्रीज है, इनके साथ इंडिया एक अच्छा रिलेशन रखना चाहता है। इंडिया चाहता है कि इनके साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, तो हमारा मार्केट है, इतना दूर जाके बेचने से अच्छा यहीं पे बेचेंगे, ट्रांसपोर्ट सप्लाई भी कम होगा, अच्छा खासा हमें पैसा भी मिल जाएगा। इसलिए भारत ने ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया था। फॉर्म कब किया था जरूरत नहीं है, मेंबर आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं। ये भारत की अपनी चालाकी है, दूसरे भाषा में कौन, भारत की अपना दिमाग है कि इनके साथ हम साथ में इनके साथ रहेंगे, कल को हम अपना यहाँ पे सब कुछ माल यहाँ पे बेचें, और इनको भी चांस देंगे। लेकिन ये तो उतना कर नहीं पाएंगे, आप जानें। बात समझ में आई? नेक्स्ट में नेक्स्ट कौन सा है? नाबार्ड। लिखेंगे नाबार्ड। नाबार्ड इसके अंदर लिखेंगे, पहले फुल फॉर्म लिखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर and rural development, National Bank for Agriculture and rural गांव, RURL, rural development. It was formed in 1982. Formed in 1982. Headquarter in Mumbai. Headquarter है मुंबई। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, इट इज वन ऑफ द, ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे, इट इज वन ऑफ द main agencies, main MAIN, मुख्य प्रमुख, main MAIN, main agencies for providing loan in rural areas. लास्ट में लिखेंगे, इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी। बात क्या है देखेंगे, मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको, उनके लिए बहुत सारी बैंक से बहुत सारे कॉपरेटिव्स है, उनको लोन मिल जाता है। लेकिन गांव में जो किसान है, गांव में जो आम जनता है, उनको लोन लेने के लिए बहुत कुछ तकलीफें झेलनी पड़ती है, राइट। उसके लिए नाबार्डा बनाया गया। नाबार्डा क्या करता है? नाबार्डा गांव में जो गरीब है, गांव में जो असहाय हैं, जिनके पास
जो लोन लेके छोटा मोटा व्यापार करना चाहते हैं, 1 लाख 2 लाख लेके छोटा मोटा उनका कुछ करना चाहते हैं, उनको नाबार्डा क्या देती है? लोन टू द रूरल एरियाज। यही लिखा है ना मैंने ऑब्जेक्टिव में, लोन देती है कहाँ पे? रूरल एरियाज में। सिटीज में देगी क्या? नहीं, क्योंकि सिटीज में बहुत सारे ऑप्शंस है। सिटी वालों के लिए तो बहुत सारे काम किए हैं। सिटी में तो हर जगह पे, यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे बैंक है, आपको यहाँ नहीं मिला तो यहाँ, यहाँ नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आपका जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। आज भी एक बैंक है, दूसरा कौन सा जिला, कौन सा गांव कहाँ है पता ही नहीं। अभी उतना जाएगा भी नहीं, वो 1-2 जगह जाएगा, फिर बोलेगा छोड़ो यार नहीं मिल रहा है तो बात खत्म, राइट। लेकिन रूरल में अब ये जब नाबार्डा आया तो वहां से पिक्चर फिर बदली है। इसने बहुत, इनका जो फॉर्मेट है बहुत सिंपल है, बहुत मतलब जो भी किसान होता है, अब गांव में ऑब्वियस सी बात है रहने वाला किसान ही है ना, या तो फिर बड़ा किसान या तो छोटा किसान। गांव में रहता किसान ही है, काम करने वाला, जॉब करने वाला इंसान गांव में तो रहता नहीं। तो किसान के लिए, किसान को ज्यादा, किसान तो किसान क्यों कर रहा है? क्योंकि ज्यादा पढ़ाई लिखा नहीं, उसको वैसे भी बहुत सारी चीजें, कानूनी चीजें तो पता नहीं है। तो ये जो बैंक होती है उनका प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है। ये सीधा बोलते हैं साहब आप हमारे पास आओ, आपका जो डॉक्यूमेंट है, किसान का जो आपका खेती का डॉक्यूमेंट है वो लेके आओ, 2 मिनट में आपको लोन पास करके दे देंगे, है ना। किसान को क्या चाहिए? यही चाहिए ना कि आप मुझे जल्दी से फटाफट लोन मिल जाए और उसका काम हो जाए। उसका, उसके लिए हेल्प कौन कर रहा है? नाबार्ड। नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। किसानों के लिए, किसानों को ज्यादा लोन देने का काम ये सरकार करती है। और गांव के जो गरीब लोग हैं, मतलब जो छोटा मोटे व्यापारी हैं, जो 4 लाख में चलने वाले, ऐसे लोगों को ये बैंक लोन देती है। बात समझ में आया? ये एजेंसी किसकी है? भारत सरकार की ये एजेंसी है नाबार्ड। कब ओपन हुई? 1982। बात क्लियर है? डन। नेक्स्ट कौन सा है? सिद्धि। बहुत अच्छी हमारी पढ़ाई होती है यार, खत्म होगा ऑर्गेनाइजेशन। सिद्धि। अब मुझे उससे ज्यादा खुशी है कि आज तो पार्टी है अपनी, तो I'm very excited। अरे यार तुम टेंशन मत लो, अब मिल जाएगी। शाम तक मैं देखो आपको फोटो भेज दूंगी पार्टी की। हाँ, नंबर लेना ये बेइज्जती कर रहे हो आप हमारी। वो कहते हैं ना, वो आपने देखा है वो कौन सा, वो कौन सी मूवी है? अरे यार वो सीरीज है ना, वेब सीरीज, भौकाल है ना, भौकाल। भौकाल है, तो भौकाल एक सीरीज है, वेब सीरीज है। तो उसमें पुलिस वाला रहता है, तो पुलिस वाला एक जर्नलिस्ट रहती है, उसको कॉल लगाता है। वो बोलती है कि उसने, पुलिस वाले ने जर्नलिस्ट को कॉल लगाया, तो जर्नलिस्ट ने कॉल उठाया। आप सुनेंगे? तो जर्नलिस्ट ने कॉल उठाया तो उसने, पुलिस वाले ने उसको रात को कॉल लगाया था, क्योंकि कुछ वो गलत कर रही थी और पुलिस वाले को पसंद नहीं आया। उसने, पुलिस वाले ने बोला मैडम आप थोड़ा ज्यादा कर रही हैं, थोड़ा संभल के। तो उसने बोला वो सब तो ठीक है चौबे जी, लेकिन आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला? तो उसने बोला मैडम आप बेइज्जती कर रहे हैं पुलिस वाले की। अब पुलिस वाले को भी, मैं इस क्लास का तो पुलिस वाला हूँ, इस क्लास का तो पुलिस वाला हूँ। तो वो बोले कि अब पुलिस वाला को नंबर नहीं मिलेगा, मतलब आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। पुलिस वाले भाई, हमको नंबर निकालना ये तो सबसे नॉर्मल टास्क है। तो फिर वेल, चलो ये तो एक मजाक की बात है, फाइन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा है? सिडगी। इसके अंदर लिखेंगे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। It was formed in 1990, 1990। Headquarter in Lucknow, UP। UP, Lucknow in UP।
ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे द पर्पज ऑफ सिडबी टू प्रोवाइड loans to provide loans to small and medium size industries. Small and medium size industries. ये बात क्या है साहब, देखेंगे सिडबी का नाम क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम में आपको समझ में आ रहा है स्मॉल, छोटा और इंडस्ट्रियल। आप सभी जानते हैं कि देखो टाटा बिरला सब कोई ना हो गए, ठीक है, लेकिन एक हर कोई, जैसे हमारे आपके जैसे भी इंसान इतनी तो कैपेसिटी रखते हैं कि चलो यार 5-10 लाख का कल को कुछ खोल के चालू कर देंगे अपना, है ना, बिजनेस चालू करेंगे। अब अगर हम ऐसा बिजनेस चालू करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मैडम है, मैडम बिजनेस खोलना चाह रही है, मैडम 10 लाख इनका पूरा कैलकुलेशन कर लिया, इनके पास 10 लाख इनको चाहिए, 2 लाख इनके पास है, 3 लाख इन्होंने अपने फ्रेंड से मांग लिए, और फिर भी कम पड़ रहे 5 लाख। और इनका ये पढ़ी लिखी है, समझदार है, बहुत टैलेंटेड है, बट बिकॉज इनका फाइनेंशियल कंडीशन लो है, लेकिन ये बिजनेस कर सकती है। इनको पता है कि अगर मैं इसमें हाथ डालूंगी आई कैन डू बेटर, है ना, मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो अब ये देखो यहाँ पे कहते हैं ना टैलेंट है, अब उस टैलेंट को रिस्पेक्ट तब मिलेगा जब उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा मनी भी आ जाए, तो उस रिस्पेक्ट मिल जाएगा। अब 2 लाख इनके पास है, 3 लाख इनके फ्रेंड से इन्होंने ले लिया, फिर बोल रहे यार अभी भी 5 लाख कम पड़ रहा है यार, अगर मिल जाए ना तो फिर अपना काम हो जाए। तो इनके किसी फ्रेंड ने बोला कि अरे यार तू सिडबी में जाके अप्रोच क्यों नहीं करती, वो तो अपने को लोन प्रोवाइड कर देगी, वो तो स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, तो उसका काम ही वही है कि जो छोटे मोटे रोजगार जो लोग खोल रहे हैं उनको लोन देना, तो इसमें जाके अप्रोच कर। तो इन्होंने बोला हाँ यार अच्छा बता दिया यार, जाके इन्होंने गए मैडम गए सिडबी में गए, इन्होंने वहाँ पे बात की, बोले साहब इन्होंने अपना प्लान बताया सिडबी को कि हम ऐसा ऐसा करना चाह रहे, हमारे पास इतना इतनी की जरूरत है। सिडबी तो ऐसे सब लोन देने के लिए बना ही है, क्योंकि सिडबी क्या करना चाहता है, हर एक इंसान को इंपावर करना चाहता है, मजबूत बनाने का काम कर रहा है। लोन आपको 5 लाख दिया तो ले लेगा, लेकिन आपको उधार देने के लिए वो बैठा नहीं है, इंडिया के हर एक पर्सन को इंपावर करने के लिए बैठा है कि कल को अगर इस देश का छोटा सा आदमी भी अगर रोजगार या किसी यू कैन से बिजनेसमैन बनना चाहता है, उसके लिए सिडबी ओपन है। समझ में आ रहा है? तो सिडबी आप इनके अप्रूवल को जो है इनके जो प्रपोजल को अप्रूव कर देगा। इनको 5 लाख पहले से था, 5 लाख मिल गया, मैडम ने लोन को इन्होंने अपनी इंडस्ट्री खोली, दिमाग ब्रिलियंट था, रिसोर्सेज पहले से थे, इंडस्ट्री इनकी चल गई, 10 का इन्होंने कमाया, अच्छा लाखों कमाया, करोड़ों कमाया, 5 लाख बैंक वाले को दे दिया, ये आगे बढ़ गई। अच्छा ये आगे बढ़ी तो उससे सिडबी को क्या फायदा हुआ, अरे भाई ये कमाएंगी देश में ही, सरकार को टैक्स देंगी, फायदा सरकार को ही हो रहा है ना। इस देश में आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो सब सरकार के लिए कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं सरकार के लिए, आप पढ़ रहे हैं अपने लिए, आपको लगता रहेगा I'm studying and I will become one day clerk, I enjoy my life, I married some person big and thing, go for here and there and everything, जो भी आपके सपने होते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग सभी के सपने होते हैं, लेकिन उन सपनों में सरकार का सब जगह इन्वॉल्व है, क्योंकि आप घूमने जाएंगे जिस होटल में रुकेंगे सरकार वहां से टैक्स लेगी, आप जाएंगे सिंपल सी बात है, अब बड़े लोग हैं, बड़े साथ मिल जाएगा तो मैकडी में बैठेंगे या फिर कहीं 3 स्टार में बैठेंगे, तो वहां जाके बैठे, वहां पे जब जो भी खाएंगे ना उसके नीचे लिखा रहेगा CGST SGST इतना कट के देना है। फैक्ट है कि नहीं है, मतलब सरकार ले रही कि नहीं। इवन आप अगर छोटा सा पानी का बॉटल भी लेते हैं ना, सरकार वहां से भी आपको ले रही। आप कहने को सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में सरकार हर जगह आपसे वसूल। आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है मैं अपने लिए पढ़, अरे भाई आप पढ़ के कल को बैंक में क्लर्क बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, सरकार के काम में आएंगे ना, नोट किसका गिनेंगे दिन भर, सरकार का गिनेंगे ना। ऐसा तो नहीं अरे यार इतना गिन लिया, अरे आयुष्य इतना माहिती का आदमी 5 लाखाची नोट असं म्हणजे काय जो भी हुआ है मैंने काउंटिंग किया, तो आयुष्य बोल के नोट आप लेके जा सकते हो क्या घर पे,
परमिशन नहीं है, वहीं पे गिन सकते हो, उसकी खुशी वहीं पे ले लो, घर पे नहीं है। मुझे कभी कभी सोच में आता है कि बैंक में जो लोग होते हैं बेचारे इतना नोट गिनते, तो कभी कभी जेलसी भी होता रहेगा ना कि यार ये सिर्फ यहीं पे रह जाता है, काश हमारे घर पे भी चले जाए। इट्स ए कॉमन नेचुरल एंड ह्यूमन बिहेवियर होगा। सो सिडबी का पर्पस समझ में आया, वो हर एक स्मॉल छोटे लोगों को जो 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 बातें हैं उनको प्रमोट, उनको इंकरेज कर रही है बाय गिविंग लोन्स टू देम। क्लियर है? डन? ओके है? कुछ डाउट है? नहीं? कुछ डाउट है? नहीं? आप नाराज हो कि आपको पार्टी नहीं मिल रही है? अरे नहीं, मुझे तो मिल रही है। आप वेज खाने वालों में से ना। हाँ मैं तो पक्का मिल रही हूँ। मैं थोड़ी आपने अच्छा देखो अभी इन्होंने दूसरा क्लू निकाल दिया। वेरी स्मार्ट। ओके लास्ट में आते हैं IRDAI, स्मार्ट गर्ल। IRDAI इसके अंदर लिखेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलप, इंश्योरेंस रेगुलेटरी REGULATORY रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ, इसका एम लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। The purpose of IRDAI, the purpose of IRDAI to regulate and promote, you know what को underline करेंगे, regulate and promote insurance industries in India. Insurance industries in India. देखो बात क्या है ये फ्रेंड्स, LIC है, सहारा है जो इंश्योरेंस देते हैं, और कौन सा अभी तो बहुत सारी, बजाज फाइनेंस है, ये सब बहुत सारी अभी तो, और कौन सा एक दो नाम बताओ आप लोग। न्यू इंश्योरेंस ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया, चलो और ओके और है ना, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, माई इंडिया, सब इसमें आ जाते हैं। नाउ फाइन, द पॉइंट इज दैट ये जो IRDAI बना है, ये इसको भारत सरकार ने अपने कानून के द्वारा लाया, इसलिए इसका डेट वगैरह मैंने बताया, ठीक है। इसको बदला भी जा सकता है, समय पे चेंज किया जा सकता है। ये क्या करती है, दो काम करती है, रेगुलेट भी करती है और प्रमोट भी करती है, दोनों काम कर रही है, रेगुलेट भी कर रही है और प्रमोट भी कर रही है। मतलब और किसको कर रही है, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडस्ट्रीज इंश्योरेंस लाइक सहारा है, जो LIC है। आपने देखा होगा सहारा पहले बहुत चला था, लेकिन अभी सहारा का स्कैम हुआ, स्कैम तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी फॉल्ट हुआ, आजकल सहारा भी हो गया है कि नहीं। तो ये लोग जो हम जो लोग हैं, हम लोग जो इंश्योरेंस में या इस चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, तो IRDAI हमेशा आपने को बताते रहता है। जैसे आपने सुना होगा एक हमेशा एक वर्ड आता है, जागो ग्राहक जागो, है ना, मतलब आपको ग्राहक को जगाने का काम किसका है, भारत सरकार का है। तो भारत सरकार हमेशा ये बोलती भी रहती है कि आप इंश्योरेंस या फिर ये सब में जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने रिस्क पे करें, कल को ऐसा ना हो जाए कि आपने डाल दिया करोड़ों, निकला कुछ नहीं और आप ब्लेम करें भारत सरकार।
क्योंकि भारत सरकार का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो भारत सरकार इसके लिए क्या करती है, रेगुलेट करती है, पहली बात। दूसरी बात, प्रमोट भी करती है। ऐसा भी नहीं कि आपको नहीं इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे भरोसेमंद प्लेयर हो गए, ठीक है, तो भरोसा तो हो ही जाता है। हम गोल्ड लोन ले लेते हैं, अपने सोने देके हम उसके ऊपर पैसा ले लेते हैं, और बाद में तो हम सोना देके भी लोन ले लेते हैं, राइट। तो फिर हमें भरोसा तो हमें हो ही गया। आपका दूसरा भी लेक्चर है क्या? अच्छा, ऑनलाइन, ओके फाइन। तो ये बात है, समझ में आया। IRDAI क्या काम कर रहा है? IRDAI क्या काम कर रहा है? प्रमोट भी कर रहा है और रेगुलेट भी कर रहा है। किसको? इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये बात क्लियर है, समझ में आई है? यहाँ पे रुकेंगे, वो तो है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी बातें हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, वो खत्म हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तो अब हम इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। GDP क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, GNP, GVA, ये सारी बातें क्या होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे खत्म होता है। एक बच्चा है NIACBI, यू फाइंड इट। आप आपको नहीं, आपको मैं पर्पस खोल के बोलूँ, आप एग्जाम देंगे क्या? आपको पार्टी चाहिए क्या? हमको नहीं चाहिए पार्टी, मेरे को मिलने वाली, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? अंडरस्टैंड हो रहा है कंसेप्ट? ठीक है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे। डन? चलो, थैंक यू गाइस ऑनलाइन, थैंक यू।